Hello students, this is also one of the important lecture for 11th standard. In today's lecture we are going to learn some of the basic important terms in accountancy. देखो आप अकाउंटेंसी को फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो तो इसमें आपको पहले बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आनी चाहिए. अलग अलग टर्म्स होते हैं जो हम लोग अकाउंटेंसी में यूज़ करेंगे, बुक कीपिंग के लिए यूज़ करेंगे. तो आगे जाके जर्नल एंट्री पढ़ने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सारी टर्म्स का मतलब क्या है. So in today's lecture we are going to learn what is the meaning of the basic important terms that we are going to use again and again in bookkeeping. Bookkeeping में जो बार बार हम लोग आगे जाके terms देखने वाले हैं उसका actual meaning क्या होता है वो हम आज देखेंगे. So today's lecture is basic terms और accounting terminologies. Okay, तो हम लोग start करते हैं basic terms और accounting terminology lectures को. इसमें आपको बहुत ज़रूरी है पहली important terms देखना, transaction. ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? वैसे तो ट्रांजैक्शन इज वेरी सिंपल टू लर्न. जनरल मीनिंग हम लोग को ट्रांजैक्शन का मालूम है, लेकिन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ. जब भी कुछ गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है बिटवीन टू पार्टीज, अगर हम लोग को गुड्स को एक्सचेंज करना है, सर्विस को एक्सचेंज करना है, जब भी एक्सचेंज वर्ड आता है तो बट ऑब्वियस दो लोग तो लगेंगे एक्सचेंज करने के लिए. सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ, that particular exchange is known as transaction. This is the simple meaning of transaction. Transaction का मतलब क्या है? देखो, in general exchange of goods and service between two parties, दो पार्टीज में, between two parties for money, of course for certain consideration it should be taken, for money or money's worth. That is known as transaction. Understood? So transaction का जनरल मीनिंग क्या है? ऐसा एक्सचेंज जो पैसे के लिए किया जाता है, फिर वो गुड्स का हो या सर्विस का हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन. समझ में आया आपको? अगर मैं गुड्स बेच रही हूँ फॉर ₹5,000 टू मिस्टर एक्स, सो इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मी. मैं बेच रही हूँ तो ये एक्सचेंज हुआ एक्स में और मुझ में एक्सचेंज हुआ है. आई एम सेलिंग दैट गुड्स फॉर द अमाउंट ऑफ ₹5,000. 5,000 के लिए मैं वो गुड्स बेच रही हूँ. इसका मतलब है आई एम टेकिंग मनी एज अ कंसिडरेशन अगेंस्ट दैट, उसके अगेंस्ट में मैं पैसा ले रही हूँ. सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन. ओके, सो उसमें ये बहुत जरूरी है, फॉर मनी और मनीज वर्थ, ये बहुत जरूरी है. जैसे कि देखो, टीचर अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन ही हुआ, बिकॉज दे आर चार्जिंग फीस फॉर देयर सर्विसेज. वो अपने सर्विस के लिए फीस ले रही है, फ्री में नहीं पढ़ा रही है. वही अगर मैं एज अ मदर, मैं मेरे अगर बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चों लोग को पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए मैं उनसे फीस नहीं लेने वाली. सो दैट विल नॉट बी देयर इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ सर्विस बिटवीन मी एंड माई सन. वो भी सर्विस से ही एक तरीके का एक्सचेंज ही है, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट दैट. उसके अगेंस्ट में मैं कुछ कंसिडरेशन नहीं लेने वाली हूँ, फीस नहीं लेने वाली हूँ. सो बट ऑब्वियस उसको हम ट्रांजैक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे. सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट द एक्सचेंज मस्ट बी देयर. एक्सचेंज मे बी ऑफ गुड्स और मे बी ऑफ सर्विस. जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल बताया, आई एम सेलिंग गुड्स, मैं गुड्स बेच रही हूँ. एंड दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया, टीचर रेंडरिंग सर्विस ऑफ ट्यूशन टू द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे सर्विस जा रही है. तो लेकिन बहुत जरूरी क्या है इसमें कि आप गुड्स दो या सर्विस दो, एक्सचेंज मे बी ऑफ गुड्स और मे बी ऑफ सर्विस, बट व्हेनेवर इट टुक्स प्लेस फॉर मनी और मनीज वर्थ, that exchange is considered as transaction. I think now the concept is very much clear to all of you. Now transactions के दो टाइप होते हैं. उसमें फर्स्ट वाला टाइप है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. तो अभी आपको समझ में आया रहेगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है. द मीनिंग इज हिडन इन दिस वर्ड इटसेल्फ, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. ओके, दो टाइप है, एक मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी. तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट? व्हेन द एक्सचेंज इज देयर फॉर मनी.
जब पैसे के लिए एक्सचेंज होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एंड रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो सारी ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आएगा कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस भी ट्रांजेक्शंस होती है। तो देखो, इन अ प्रिमिटिव स्टेज, बहुत पहले जब एक्सचेंज होता था, दैट टाइम व्हेन मनी वाज नॉट इन यूज, जब मनी पैसा करके कुछ था ही नहीं, दैट टाइम पीपल वेर सपोज टू एक्सचेंज गुड्स अगेंस्ट गुड्स। आपने वो लर्न भी किया है, 10th तक आपका हुआ है बार्टर सिस्टम। मतलब बहुत प्रिमिटिव स्टेज में क्या होता था, लोग गुड्स एक्सचेंज करते थे अगेंस्ट गुड्स। किसी को व्हीट चाहिए तो राइस के अगेंस्ट में वो व्हीट देता था। मतलब यहाँ पे क्या होता था, मनी, बिकॉज मनी वॉज नॉट इन यूज, दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस वर नोन एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो हम लोग को भी क्या देखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, दो ट्रांजेक्शंस होती है, एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस और दूसरी वाली जो होती है वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होती है। दूसरी ट्रांजेक्शंस कौन सी होती है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हम ये वाली ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हमको जो रिकॉर्ड रखना है वो कौन सी ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखना होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखना होता है। उसमें भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस में भी दो टाइप की ट्रांजेक्शन और जाती है। तो उसमें क्या, कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी, उसमें फर्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वाला है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वैसे ही नाम से ही आपको पता चलता है, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर कैश, सो दैट कंसीडर एज अ कैश ट्रांजैक्शन। मतलब जहाँ पे कैश इन्वॉल्वमेंट है, पेमेंट एक्चुअली हुआ है। जरूरी नहीं है कि कैश को कैश करके ही कंसीडर करो। नाउअडेज पेमेंट इज मेड ऑनलाइन, ऑनलाइन भी पेमेंट होता है, चेक से पेमेंट किया जाता है। देयर आर वेरियस मोड्स अवेलेबल नाउअडेज फॉर मेकिंग पेमेंट। सो ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर कम अंडर कैश ट्रांजेक्शन कैटेगरी। मतलब जरूरी नहीं है कि कैश ट्रांजेक्शन लिखा है इसका मतलब है कि भाई नहीं कैश ही जाना चाहिए। आजकल तो हम लोग ज्यादा देख रहे हैं कि कैश ट्रांजेक्शन कम से कम हम करें। तो ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन की वजह से मैक्सिमम ट्रांजेक्शंस आर टेकन प्लेस नाउअडेज ऑनलाइन होती है। इसका मतलब क्या होता है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन को हम किस में डालेंगे, ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन में ही कंसीडर होती है। मतलब जिसके लिए पेमेंट इमीडिएटली हो रहा है, ऑल दैट ट्रांजेक्शंस आर कंसीडर एज कैश ट्रांजेक्शन। दो यू आर पेइंग इट ऑनलाइन, आपने IMPS ट्रांसफर किया, NEFT से ट्रांसफर किया, लेकिन आप इमीडिएटली तो कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन को आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते। वो सब ट्रांजेक्शंस किस में जाएंगी, कैश ट्रांजेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹5,000 टू मिस्टर जेड, जो भी है XYZ को गुड्स अपने 5,000 के बेचे फॉर कैश से बेचे। So this will be considered as cash transaction. Credit transaction कब कहलाएगा ये, goods sold to Mr. X for ₹5,000 on credit. ओके, ऐसे आगे बोला है कि क्रेडिट पे बेचे, मतलब 2 महीने का क्रेडिट दिया मिस्टर एक्स को, उसको 5,000 के गुड्स बेचे। सो फॉर द डेट, फॉर द करेंट डेट, दैट ट्रांजेक्शन इज कंसीडर एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जाएगा। पेड सैलरी 2,000, ऑफ कोर्स कैश ट्रांजेक्शन। सैलरी पेड किया मतलब आपने पैसा दिया, सो दैट विल बी अ कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, वैसे भी बहुत सिंपल है समझने को, नाम से ही पता चलता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, द ट्रांजेक्शन, द एक्सचेंज which took place on credit, the payment is not received on the current date. current date पे पेमेंट नहीं मिल रहा है, the payment will be made by the creditor on later date. ओके, मेड बाय द डेटर ऑन लेटर डेट। डेटर जो भी है उसके पास से पेमेंट लेटर डेट पे होने वाला है, तो वो ट्रांजेक्शन को क्या बोलोगे आप, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अंडरस्टूड। समटाइम्स द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। 50,000 के गुड्स बेचे टू मिस्टर जेड, ओके, जेड को 50,000 के गुड्स बेचे एंड जेड विल पे अस आफ्टर 2 months। 2 महीने बाद जेड हमें पे करने वाला है। सो फॉर द प्रेजेंट डेट दैट ट्रांजेक्शन इज कंसिडर एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, सो सिंपल टू लर्न, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके लिए पैसा आपको इमीडिएटली नहीं मिलने वाला है।
ओके, पेमेंट वी आर गोइंग टू रिसीव पेमेंट ऑन लेटर डेट, और अगर हम लोग पे कर रहे हैं तो हम लोग पेमेंट करते वक्त भी अगर लेटर डेट पे करेंगे किसी को, सपोज वी परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम दिनेश टेक्सटाइल से हम लोग ने 1 लाख के गुड्स परचेज किए एंड वी आर गोइंग टू मेक पेमेंट आफ्टर 15 डेज। हम लोग 15 डेज के बाद पेमेंट करने वाले हैं। सो फॉर द करंट डेट दैट ट्रांजेक्शन विल बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन फॉर अस। गेटिंग मी और नॉट? सो जिसका पेमेंट करंट डेट पे नहीं होता है, ट्रांजेक्शन के डेट पे जिसका पेमेंट नहीं होता है, उसको बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट इनफ टू लर्न द कंसेप्ट। So monetary transaction हम लोग ने देखा, monetary transactions are only recorded in the books of account. Monetary transaction are of two types, cash transaction and credit transaction. My dear students, these accounting concepts and accounting terminologies are very important from your examination point of view. आप जब फर्स्ट टाइम पेपर अपीयर करने जाओगे तो आपके फर्स्ट पेपर में ये सारी कंसेप्ट में से कुछ ना कुछ कंसेप्ट के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड ये कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे जाके जो आप लर्न करने वाले हो इसमें सब ये ट्रांजेक्शंस ऐसे ही टाइप के सब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज बार बार आने वाली है। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न दीज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज प्रॉपरली। ओके, तो हम लोग ने देखा ट्रांजेक्शन का मतलब देखा, उसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस क्या होती है वो देखा। Thereafter come to non-monetary transaction. Again, the word itself makes the meaning clear very much. Non-monetary मतलब जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव स्टेज पे बहुत पहले नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होती थी जिसमें गुड्स एक्सचेंज होते थे अगेंस्ट गुड्स। ओके, उसको हम लोग ने 10 तक भी पढ़ा था। वो सिस्टम को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। तो जहाँ पे गुड्स के अगेंस्ट में गुड्स एक्सचेंज होते थे, देयर वाज नो एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, पैसे के जैसा कुछ भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाता है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। सो when there is no money or money's worth involved in exchange of goods or services, that transaction is known as non-monetary transaction. And non-monetary transactions are not recorded in the books of account. Okay. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया, ट्रांजैक्शन का मतलब उसके बाद में हम लोग ने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में भी आपको बाइफर्केशन लिखना है। देयर मे बी सम शॉर्ट नोट्स इन योर क्वेश्चन पेपर ऑन द ट्रांजैक्शन। ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस अपने हिसाब से पेपर सेट करती है, तो ये पूछे आपको ट्रांजैक्शंस का मीनिंग बताओ, तो आपको ये सब उसमें लिखना है। Okay, these are the basic things. Okay, now move to the next one. Next concept क्या होती है देखते हैं हम लोग। उसमें next thing है entry. Entry का मतलब क्या होता है? Entry हम लोग को जनरल मीनिंग में क्या लगता है? एंट्री मतलब आना, एंट्री। तो अकाउंट्स में एंट्री का मतलब क्या है? किसी ने एंट्री ली, फिल्म स्टार्स की एंट्री होती है, बीच में भी हीरो जो होता है मेन वो एंट्री लेता है, हम भी उसको बोलते हैं अरे अभी हीरो की एंट्री आएगी। तो एंट्री का मतलब अकाउंट्स में क्या आएगा? अकाउंट्स में एंट्री का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में इसका मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, एंट्री का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर फॉर्म। कैसे भी नहीं, इन प्रॉपर फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रॉपर फॉर्म। क्योंकि देखो बुक कीपिंग का मतलब ही हम लोग ने क्या देखा है? बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दैट वर्ड सिस्टमैटिक डिनोट्स दैट देयर शुड बी एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर। सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना, उसका मतलब ही है, बुक कीपिंग का मतलब ही वही है कि सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे वो प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए। एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो आप कुछ भी ट्रांजैक्शन का, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस का मतलब भी बहुत जरूरी है, बिजनेस भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बिजनेस में ही ट्रांजैक्शंस का होता है, बिजनेस में ही ट्रांजैक्शंस होती है, वही ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हमें रखना होता है। आपकी मम्मी भी तो रिकॉर्ड रखती होगी घर पे कितने ट्रांजैक्शंस होती है, किराना वाले को कितने दिया, दूध का बिल कितना आया, लाइट बिल महीने का कितना आया। मम्मी भी लिखती है, कैलेंडर पे लिख के रखती होगी। तो दैट इज नॉट द प्रॉपर वे।
ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो प्रॉपर वे नहीं है। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो आपको वो अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक मैनर में रखना बहुत जरूरी है, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैन कम टू नो वेदर यू अर्न सम काइंड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस और नॉट। ये आपको पता होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ट्रांजेक्शन्स को आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करो। सो एंट्री का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ प्रॉपर फॉर्म और इन अ प्रॉपर मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे देखो आगे क्या बताया है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब आप अपने बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, मतलब आपका अगर दुकान है, अगर आपका फर्म का नाम है नेहा एसोसिएट्स, या आपके फर्म का नाम है नेहा एसोसिएट्स से जितने भी बिजनेस होते हैं, आप सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का बुक, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसके बुक में रिकॉर्ड करोगे, इन द बुक्स ऑफ नेहा एसोसिएट्स। तो इसके लिए उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, मतलब आपका बिजनेस फर्म का नाम क्या है, नेहा एसोसिएट्स। तो आप एक बुक ओपन करोगे नेहा एसोसिएट्स के नाम से, और जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप इन द बुक्स ऑफ नेहा एसोसिएट्स करके रिकॉर्ड करोगे। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे एंट्री का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ प्रॉपर फॉर्म, इन अ प्रॉपर फॉर्म इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एंट्री। अंडरस्टूड? उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट है नैरेशन। नैरेशन का मतलब क्या होता है, नैरेशन इज नथिंग बट द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री। नैरेशन का मतलब क्या होता है, नैरेशन इज अ brief explanation of the entry। brief explanation of the entry। एंट्री को कैसे करना है, हम लोग आगे के लेक्चर्स में जर्नल में देखेंगे कि एंट्री सिस्टमेटिक फॉर्म में कैसे किया जाता है। लेकिन एंट्री करने के बाद वो एंट्री को देख के ही सामने वाले को पता लगना चाहिए कि ये एंट्री कौन सी चीज की है, कौन सी ट्रांजैक्शन की है। तो इसके लिए एक तरीका है अकाउंट्स में, जब आप एंट्री लिखते हो, एंट्री के नीचे इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री। एंट्री का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है, तो ताकि जब भी कोई भी जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करके देखे तो उसको पता चले कि हाँ ये एंट्री किसकी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आगे जाके हम लोग जर्नल में प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। अगर एक ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी ₹5000, ओके, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, प्रॉपर वे ऑफ रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शन बाय पासिंग एंट्री, बाय पासिंग द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आगे जाके हम लोग आगे के जर्नल टॉपिक में उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उसका आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से ये रिकॉर्ड होता है। तो ये एंट्री कैसे बनेगी, ये जो हम लोग ने देखा ना ये प्रॉपर फॉर्म, ये एंट्री कैसे बनेगी, ये एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है ये जर्नल फॉर्म है, जर्नल के टॉपिक में हम लोग इसको देखने वाले हैं। दिस इज व्हाट द प्रॉपर वे ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्री। अभी ये एंट्री देखने के बाद जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करके देखेगा उसे पता चलना चाहिए कि ये क्या है। तो इसके लिए इन ब्रैकेट नीचे उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं बीइंग सैलरी पेड और बीइंग पेड सैलरी व्हाटएवर। तो ये पढ़ने के बाद पता चलेगा बंदे को, अरे हाँ ये एंट्री कौन सा किया है कि सैलरी पेड किया, उसका ये एंट्री किया है। सो दिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन। एंट्री के नीचे जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, नरेशन। अंडरस्टूड? ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज the next concept is goods। अभी देखो गुड्स, जनरली गुड का मतलब हम लोग जनरल मीनिंग गुड का क्या होता है, अच्छी चीज, उसको क्या बोलते हैं, गुड। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुड नहीं है, गुड्स है। तो गुड्स किसको बोला जाता है अकाउंट्स में, गुड्स का मतलब क्या होता है, द टर्म गुड्स रेफर्स टू merchandise or commodities or article or things in which the trader trades, in which the trader deals. Okay, the articles or the commodities in which the trader deals or in which the trader trades. Okay, देखो the articles or commodities
in which the trader trades का मतलब है डील्स, ओके, इसको बोला जाता है गुड्स। इसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? गुड्स। फॉर अ फर्नीचर डीलर, फर्नीचर इज अ गुड्स। फॉर अ क्लॉथ मर्चेंट, क्लॉथ इज अ गुड्स, ओके। तो इसको जिसमें बिजनेसमैन डील कर रहा है, जिस गुड्स को बेचना उसका बिजनेस है, वो कमोडिटीज उसके लिए क्या होती है? गुड्स, उसको बोला जाता है गुड्स, ओके। सो द टर्म गुड्स रेफर्स टू द कमोडिटीज और द आर्टिकल्स और द थिंग्स इन विच द ट्रेडर ट्रेड्स इज नोन एज गुड्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर्स, ओके। फ्रूट सेलर है तो फ्रूट्स उसके लिए क्या है? गुड्स है। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लॉथ मर्चेंट है तो क्लॉथ उसके लिए क्या है? गुड्स है। हम लोग घर पे क्लॉथ परचेस करते तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ रे यार हम लोग ने गुड्स परचेस किए, बिकॉज वी आर नॉट डीलर्स इन क्लॉथ्स। हम लोग अपने यूज के लिए लेके आ रहे हैं उसको, तो वो अपने लिए गुड्स नहीं है। अगर हम लोग टीवी परचेस करते हैं तो टीवी परचेस किया हम लोग ने अपने लिए परचेस किया, फॉर आवर ओन कंजम्पशन परचेस किया, तो वो टीवी हम लोग ने जो परचेस किया है वो अपने लिए गुड्स नहीं है। लेकिन अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और मैं टीवी परचेस करती हूँ अलग अलग कंपनी से और फिर वो बेचती हूँ, in that case TV is goods for me. In that case all electronic items will be considered as a goods for me. Understood the concept? Goods किसको बोला जाता है? जिसमें बिजनेसमैन डील करता है उसको बोलते हैं अकाउंट्स में goods. Okay? Now the next important concept is capital. देखो अलग अलग ही है ना, कुछ नाम अलग ही है। कैपिटल जैसे मुंबई इज कैपिटल फॉर महाराष्ट्र, तो वो अलग है, ये कंसेप्ट ही अलग है और वो कंसेप्ट अलग है। आपने अब तक जो पढ़ा वो सब, वो कैपिटल मतलब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कैपिटल होती है, तो वो ये वाला कैपिटल नहीं है। बीके में कैपिटल किसको बोला जाता है? बीके में कैपिटल, अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब है द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल, ओके। द टोटल अमाउंट, नॉट ओनली इनिशियल, क्योंकि बाद में भी वो पैसा डाल सकता है। सो द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इज नोन एज कैपिटल। द टोटल अमाउंट, क्योंकि इनिशियली तो डालते ही है लोग और बाद में अगर जरूरत पड़े तो और भी डालते हैं। सो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड by the owner, the total amount invested by the owner is called capital. I think the concept is very much clear to you, okay? जरूरी नहीं है कि हर बार कैपिटल पैसे में ही डाला जाए, कभी कभी कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एसेट भी डालते हैं। जैसे कि अगर दो पार्टनर है, एक बंदे ने 1 लाख रुपीज डाला और दूसरा वाला बोला मेरे पास डालने को पैसा तो नहीं है लेकिन मैं मेरा शॉप ले रहा हूँ, तो मेरे शॉप की प्रीमाइसेस है वो आप यूज कर रहे हो, तो वही मेरा कैपिटल, उसका जो मनी वैल्यू है वो मेरा कैपिटल करके लगा, हो सकता है। तो इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स ऑल्सो द कैपिटल कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, ओके। सो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है, मशीनरीज के फॉर्म में हो सकता है, वही उसका मतलब है, एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? द टोटल अमाउंट। जब वो मशीनरीज के फॉर्म में या एनी काइंड ऑफ एसेट्स के फॉर्म में कैपिटल डाला जाता है तो उसकी मनी वैल्यू कितनी है उतना अमाउंट एज अ कैपिटल उसके सामने आता है। मतलब उसकी जो अमाउंट है, जैसे किसी ने बोला कि मेरा शॉप, मेरी जो जगह है, प्रीमाइसेस है, वो मैं यूज करने को दूंगा, बाकी का पैसा 2 डाला, ऐसे दो पार्टनर ने डिसाइड किया, तो कितना उसका मनी वैल्यू क्या रहेगा? शॉप का मनी वैल्यू अगर 2 लाख है तो एक पार्टनर का कैपिटल पकड़ेंगे 2 लाख और दूसरा वाला जो 1 लाख रुपीज कैश लेके आ रहा है फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो उसका कैपिटल कितना रहेगा? 1 लाख। तो जितना भी आप एसेट में भी डाल रहे हो तो उसकी मनी वैल्यू क्या करके कंसीडर होती है? कैपिटल। सो बुक कीपिंग में कैपिटल का मतलब क्या होता है? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ड्रॉइंग। अभी देखो ये भी कुछ अलग ही वर्ड आया ना, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? हम लोग ने अब तक जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है आप जो
पिक्चर बनाते हो उसको बोलते हैं ड्राइंग। ओके, तो यहाँ पे ड्राइंग का मतलब है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल ओनर ने डाला हुआ है, इफ यू विथड्रॉ दैट मनी फ्रॉम द बिजनेस इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। ओके, सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथड्रॉन, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैश, द कैश, जरूरी नहीं है कैपिटल, द कैश और गुड्स विथड्रॉन, विथड्रॉन का मतलब है निकालना, विथड्रॉन बाय ओनर, ओनर जो कैश और गुड्स विथड्रॉ करता है फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से, फॉर पर्सनल यूज। माय डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो पर्सनल यूज के लिए कुछ विथड्रॉ करेगा उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। अंडरस्टूड? जो भी कैश और जो भी गुड्स ओनर बिजनेस से निकालता है अपने खुद के यूज के लिए, तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। उसने निकाला और उसने बेचा और वो पैसा बिजनेस में लाया, तो वो तो बिजनेस कर रहा है, वो तो डील कर रहा है, वो अपने लिए नहीं निकाल रहा है, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए निकाल रहा है। लेकिन अगर वो पर्सनल यूज के लिए कुछ भी गुड्स और कुछ भी कैश विथड्रॉ करता है तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। अंडरस्टूड? ओके, so after drawing we are going to see some other important concept. The next one is debtors. See, I am pronouncing is as a debtor. Okay, तो बच्चे लोग को एक लगता है कि यहाँ पे बी है तो डेप्टर करके बोलते हैं। सो बी इज साइलेंट, बी साइलेंट है, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, डेटर्स। ओके, बी का उसमें प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए, बी इज साइलेंट, डेटर्स। तो अभी डेटर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स आर द पर्सन्स टू हुम वी सोल्ड गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट। इट इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू बिजनेस, जिसके पास से बिजनेस को पैसा आना है। Why? Because we sold them goods or service on credit. Now, a person who has to pay to the business is known as debtors. Okay, तो उनको क्या बोला जाता है, debtors. Means most of the time transactions जो होती है वो credit basis पे होती है। For example, on today's date, I sold goods of rupees 1 lakh to Mr. X. X को मैंने 1 lakh के goods बेचे and X is going to pay me after 1 month. X मुझे 1 month के बाद पेमेंट करने वाला है। So for today, X is my debtor. क्यों? Because X has to pay me. X ने मुझे पे करना है। So a debtor का मतलब क्या होता है? Debtor मतलब a person. Debtor का मतलब है a person who has to pay. A person who has to pay to business. जिसे पेमेंट करना है। A person who has to pay to business for, क्यों पेमेंट करना है उसे बिजनेस को, फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज, फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। उसने बिजनेस के गुड्स क्रेडिट पे लिए हुए हैं और सर्विस क्रेडिट पे अवेल की है। फॉर दैट पर्पज नाउ ही हैज टू पे टू बिजनेस। these persons are known as debtors. उनको क्या बोला जाता है, debtors. Thereafter, next concept is creditor. जैसे debtor है वैसे ही एक पर्सन से रिलेटेड कंसेप्ट है ये क्रेडिटर। पर्सन का मतलब, ये क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन टू whom business has to pay. A person to whom business has to pay for getting goods or service on credit. इसे हमें पे करना है। If suppose I purchase goods of rupees 50,000 from नेहा एसोसिएट्स, नेहा एसोसिएट्स से मैंने गुड्स परचेज किए 50,000 के ऑन क्रेडिट। आई विल पे टू नेहा एसोसिएट्स आफ्टर 15 days or after 20 days. So for the time being, for the current date, this is a credit transaction and नेहा एसोसिएट्स will be my debtor. नेहा एसोसिएट्स मेरी कौन हो जाएगी, डेटर हो जाएगा, सॉरी क्रेडिटर हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसे पे करना है। नेहा एसोसिएट्स से मैंने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट।
लैटर डेट पे मैं उसे पेमेंट करने वाली हूँ. सो फॉर द करंट डेट नेहा एसोसिएट विल बी कंसीडर एज माई क्रेडिटर. वो मेरी क्या कंसीडर करके हो जाएगी, वो कंसीडर क्या होगी मेरी क्रेडिटर करके कंसीडर होगी. तो देखो डेटर और क्रेडिटर में आपको बिल्कुल भी जंबल नहीं करना है. डेटर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन who has to pay to the business for getting goods and services from business on credit. बिजनेस से उसको गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे मिले हैं और अभी उसने हमें पे करना है, तो उसको बोला जाता है डेटर. और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे, जिसे बिजनेस ने पेमेंट करना है फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम. हम लोग ने उसके पास से गुड्स और सर्विसेज परचेज की है ऑन क्रेडिट और उसको अभी हमें पे करना है. सो that person is called as creditor. Understood? Okay. Thereafter, next concept is bad debts. Somehow related with debtors. Bad debts ये जो concept है debtors से relate करती है. Bad debts का मतलब क्या होता है, irrecoverable amount from debtors. Bad debts का मतलब क्या है, an irrecoverable amount फ्रॉम डेटर्स. मैंने अभी आपको बताया डेटर्स का मतलब क्या होता है. डेटर्स मीन्स अ पर्सन हु हैज टू पे टू बिजनेस, जिसे बिजनेस को पे करना है. और सपोज बंदे ने नहीं पे किया, सपोज आई सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख टू मिस्टर एक्स. मैंने एक्स को 1 लाख के गुड्स बेचे हैं. एक्स ने मुझे 80,000 तक पेमेंट कर दिया और 20,000 का पेमेंट वो नहीं कर सकता बिकॉज ही डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ बिजनेस में. नाउ ही डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड ही विल नेवर पे मी दैट रिमेनिंग 20,000 रुपीज. So for me 20,000 will be turn out as a loss and that loss is known as bad debts. तो irrecoverable amount from debtor is known as bad debts. Understood? Debtor से जो पैसा नहीं आने वाला है, irrecoverable है, उसको क्या बोला जाता है, bad debts. It is a loss for the business. It is a revenue loss for the business. वो बिजनेस के लिए एक तरीके का क्या है, ये लॉस है. ओके, नाउ these are the very important concepts in accounts. डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब क्या होता है आपको बार बार आएगा आगे जाके अकाउंट्स में. बार बार ये सारी कंसेप्ट्स आपको लर्न करने के लिए समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार ये सारी कंसेप्ट आपको आने वाली ही है. देयरआफ्टर नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर, जनरल मीनिंग एक्सपेंडिचर का सबको पता है. एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, इन जनरल खर्चा. जो हम लोग खर्चा करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर. सो वही मतलब इसका बीके में भी है, अकाउंट्स में भी वही मतलब है. एक्सपेंडिचर का इन जनरल मीनिंग है खर्चा. जो भी खर्चे होते हैं वो होते हैं एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मतलब एन अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर. आप सिंपल मीनिंग उसका ध्यान में रखो. खर्चे को क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर. सो अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन. क्यों करते हैं हम लोग खर्चा, क्यों करते हैं, उसके अगेंस्ट हमको कुछ मिलता है इसीलिए हम खर्चा करते हैं ना. घर पे भी हम लोग कुछ खर्चा करते हैं. जैसे घर पे हम लोग ने कुछ सामान परचेस किया, तो जो भी हम लोग ने खर्चा किया उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ तो परचेस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हमको कुछ तो कंसिडरेशन मिल रहा है, तभी तो बंदा खर्चा करता है. अगर मैं ये मार्कर भी अपने क्लास के लिए परचेस कर रही हूँ तो इसके लिए अगर मैंने 25 रुपीज का पेमेंट किया है, सो फॉर दैट 25 रुपीज आई एम गेटिंग कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस मार्कर. मार्कर के फॉर्म में मुझे कंसिडरेशन तो मिल रहा है. तो जो भी अमाउंट मैं स्पेंड कर रही हूँ फॉर सर्टेन कंसिडरेशन इज नोन एज एक्सपेंडिचर. ओके, सो एक्सपेंडिचर का जनरल मीनिंग क्या है, एन अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस, an amount spent by business for certain consideration is known as expenditure. Amount spent by business for certain consideration is known as expenditure. Okay, now expenditure के इसमें आपको शॉर्ट नोट आ सकता है on expenditure, क्योंकि expenditure के आगे टाइप्स आपको देखने हैं. इसमें पहला टाइप है कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखो घर के जो खर्चे होते हैं ना, हम उसको ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे करके नहीं बाइफरकेट करते. यहाँ पे इसके 3 टाइप आपको देखने हैं अकाउंट्स में.
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा वाला टाइप है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा टाइप है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब क्या होता है? द कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट? द एक्सपेंडिचर which is incurred to acquire fixed asset. The expenditure which is incurred to acquire fixed asset is known as capital expenditure. Okay, फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में मैंने पहला कुछ 1 लाख का मशीनरी डाल दिया, 1 लाख का मशीनरी परचेज किया। So that expenditure, because I spent that 1 lakh rupees, it is an expenditure made by me because I spent that 1 lakh rupees, and against that a consideration that I am going to receive is in the form of machinery. बराबर कि नहीं? खर्चा तो मैं कर रही हूँ, 1 लाख रुपीज में स्पेंड कर रही हूँ, उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिल रहा है? उसके अगेंस्ट में मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी मेरा कंसिडरेशन है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर। बट फर्दर वी आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाइड इट एज अ कैपिटल और एज अ रेवेन्यू, एज अ डिफर्ड रेवेन्यू। तो जो खर्चा फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिकॉज इट इज द एक्सपेंडिचर विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है। जैसे कि 1 लाख का मशीनरी मैंने परचेस किया, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट अमाउंट अगेन एंड अगेन ना, मैं उसको अगेन एंड अगेन स्पेंड करने वाली नहीं हूँ। The kind of expenditure which is spent particularly and which is going to give you benefit for a longer period of time. एक बार मैंने 1 लाख का मशीनरी परचेस किया, आई एम गोइंग टू यूज दैट मशीनरी फॉर मे बी फॉर 7 years, 10 years, 15 years, उसको मैं यूज करूंगी। ऐसे नहीं है कि अगले साल मैंने दूसरा और परचेस किया, उसके बाद में हर साल मैं परचेस करने वाली हूँ, ऐसा वाला वो खर्चा नहीं है। जो फिक्स्ड एसेट पे खर्चा होता है, जैसे आप घर में कुछ फर्नीचर बनाते हो तो आपके पापा क्या बार बार फर्नीचर बनाते हैं? हर महीने नया फर्नीचर आता है घर पे? नहीं होता है ना। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसका यूज हम लॉन्गर पीरियड के लिए करने वाले हैं, सो उस खर्चे को क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड नाउ? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? द एक्सपेंडिचर विच इज स्पेसिफिकली मेड फॉर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट। सो ये जो खर्चे होते हैं, these are specifically spent, the expenditure is specifically made for purchasing fixed asset। फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए होते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ। These expenditure are non-recurring in nature। non-recurring in nature मतलब बार बार नहीं करने वाले हैं, बार बार नहीं होने वाला है, एक ही बार होगा। दूसरी इसमें क्या बात है? दिस इज मेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द बेनिफिट इज फॉर लॉन्ग पीरियड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द बेनिफिट इज फॉर लॉन्ग पीरियड। इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिलने वाला है। सो ये 3 चीजें आप ध्यान में रखो। फॉर एग्जाम्पल परचेस मशीनरी, परचेस फर्नीचर। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है इसमें? परचेस ऑफ मशीनरी, देन लैंड एक्सेट्रा। ये जो खर्चे हैं हम बार बार नहीं करते, नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड के लिए मिलने वाला है, तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Now come to the next one, revenue expenditure, exactly opposite to capital expenditure. The expenditure which is specifically made for day-to-day activity. जो day-to-day activity कैरी करने के लिए, बिजनेस की day-to-day activities को स्मूथली कैरी करने के लिए जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है revenue expenditure. Okay, the amount of expenditure from which no future benefits is expected but having immediate or short term benefit for 1 year, जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के लिए मिलने वाला है। ओके, मतलब वो खर्चा हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देने वाला है, हर बार हर साल हमें करना पड़ेगा। ऐसे खर्चे को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो इसका फर्स्ट थिंग क्या है? द बेनिफिट इज
फॉर शॉर्ट पीरियड, द बेनिफिट इज फॉर शॉर्ट पीरियड, जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए होने वाला है, आपको अगले अगले साल फिर से करना पड़ेगा। ओके, इट इज रिकरिंग इन नेचर। दूसरी बात देखो, ये मैं पॉइंट्स क्यों लिख रही हूँ, ये डिस्टिंग्विश के लिए भी आता है, तो ये पॉइंट्स इसके लिए बहुत जरूरी है। द बेनिफिट्स इज फॉर शॉर्ट पीरियड, ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर का बेनिफिट मिलता है इसमें। देयर आफ्टर इट इज रिकरिंग इन नेचर, ये वाले जो खर्चे होते हैं रिकरिंग होते हैं, दीज आर रिकरिंग इन नेचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, वेजेस पेड, स्टेशनरी के ऊपर होने वाला खर्चा, एक बार स्टेशनरी परचेस की और वो सालों तक चला रहे, ऐसे तो नहीं होता है, खत्म होती है तो फिर से लाना पड़ता है। ओके, जो भी खर्चा हम इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं बार बार होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होने वाला खर्चा, मतलब जो खर्चे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज कैरी करने के लिए करने ही पड़ते हैं, वो सारे खर्चे किस में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। अंडरस्टूड? Thereafter, these are called as operating expenses. देखो नाम में ही आ रहा है ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं। बिजनेस का ऑपरेशन चालू रखने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस चालू रखने के लिए ये वाले खर्चे आपको करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, स्टेशनरी एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? ओके, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, तो ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो क्या होता है, उसका मतलब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू भी है लेकिन आगे क्या आया है, डिफर्ड, मतलब these expenditure are particularly revenue in nature but the benefit is not exhausted in 1 year। benefit उसका एक साल में exhaust नहीं होने वाला है। the person or the businessman is going to get benefit for more than 1 year। for example, अगर मुझे कुछ अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तो उसके लिए मैंने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया एंड आई एम गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मुझे आगे के 5 साल तक होने वाला है। तो ये खर्चा ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट नहीं होने वाला। आई एम गोइंग टू गेट बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, सो दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर आर पर्टिकुलरली कैटेगराइज्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, मतलब इसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट इज नॉट एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर, एक साल में इसका बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है। The benefit is not exhausted in 1 year. The person is going to get benefit for more than 1 year. For example, इसमें क्या बोल सकते हो आप? For example, huge advertisement expenditure. Okay, huge advertisement expenditure, या फिर उसको क्या बोलते हैं? Expenditure incurred on scientific research. होता है ना, बहुत बड़ा खर्चा होता है, तो वो सारे खर्चे किस में आएंगे, इसमें डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जिसका बेनिफिट आपको आगे जाके बहुत पीरियड के लिए मिलने वाला है, एक से ज्यादा साल के लिए जिसका बेनिफिट मिलने वाला है, उसको बोला जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई थिंक द एक्सपेंडिचर कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन अकाउंट is ओके, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, सबको मालूम है डिस्काउंट का मतलब। वैसे भी डिस्काउंट मीन्स व्हाट, एन अलाउंस। समटाइम वी आर रिसीवर फॉर डिस्काउंट, समटाइम वी आर गिवर फॉर द डिस्काउंट। कभी कभी डिस्काउंट हमें मिलता है, कभी कभी हम डिस्काउंट देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डिस्काउंट। इन जनरल द डिस्काउंट का मतलब है, डिस्काउंट इज एन कंसेशन or allowance given by the seller to the purchaser. It is nothing but the concession given by seller to purchaser. Concession given by seller to purchaser is known as discount. Now there are two types of discount. Discount के दो टाइप है, trade discount
और दूसरा वाला जो टाइप है वो है कैश डिस्काउंट। अभी फर्क क्या है इसमें समझ लो। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है, ये भी आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में डिस्काउंट आता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, अगर आप कुछ परचेस करने गए किसी शॉप में, आपने बिस्किट परचेस करने गए, पार्ले जी का पैकेट आपने परचेस किया, तो आपने बोला 10 वाला पार्ले जी दो, तो वो 10 वाला पार्ले जी निकाल के देगा। उसके ऊपर आप देखोगे तो एमआरपी भी लिखा रहेगा ₹10। तो ये ₹10 वाली चीज अपने को सामने वाला 10 रुपीज में ही दे रहा है, तो वो क्या कमा रहा है। वो कभी ऐसे बोलता है कि आपको अरे इसमें तो 10 रुपीज लिखा, 1 रुपया मेरा प्रॉफिट पकड़ के 11 में दिया आपको, ऐसे वो कभी नहीं करता है। उल्टा कभी कभी तो हम लोग डीमार्ट में जाते हैं, बड़े बड़े शॉप्स में जाते हैं, तो एमआरपी के ऊपर भी डिस्काउंट देते हैं वो लोग। एमआरपी अगर उसके ऊपर 10 रुपीज लिखा रहेगा, डीमार्ट में जाओगे आपको मे बी वो 9 रुपीज में मिल जाएगा। तो फिर वो कैसे होता है कि उनका मार्जिन कहाँ पे है, अगर उसके ऊपर एमआरपी मतलब जो लिस्टेड प्राइस है, जो उसके ऊपर छपी हुई प्राइस है, वो प्राइस पे हम लोग को वो सामने वाला गुड्स दे रहा है, तो उसका बेनिफिट कहाँ पे है। वो जो हिडन बेनिफिट उसमें होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखो ट्रेड डिस्काउंट मतलब द कंसेशन और द अलाउंस गिवन ऑन लिस्टेड प्राइस। द कंसेशन और अलाउंस गिवन ऑन लिस्टेड प्राइस, उसका मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। एंड अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। So this discount or allowance at the time of purchase or sale of goods, value of goods or purchase sold are recorded in the net value payable। आप फिलहाल इतना ध्यान में रखो, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, द अलाउंस given on listed price by manufacturer to wholesaler and from wholesaler to retailer। होलसेलर मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर को गुड्स देता है, वो लिस्टेड प्राइस पे कुछ डिस्काउंट पहले से माइनस करके उसको गुड्स देता है, तो उसको बोला जाता है, वो जो डिस्काउंट उसमें अलाउंस जो उसको मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। वही जो होलसेलर रिटेलर को देगा उसको भी बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। जो लिस्ट प्राइस पे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को आता है, होलसेलर से रिटेलर को आता है, वो लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट मिलता है, लिस्ट प्राइस को कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखो। कैटलॉग प्राइस के ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। अंडरस्टूड। देयरआफ्टर कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, द डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय द सेलर टू द परचेसर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट गिवन बाय सेलर टू द परचेसर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। समझ में आया आपको, दो डिस्काउंट का फर्क समझ में आया। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, द डिस्काउंट विच इज गिवन बाय the discount which is given by the manufacturer to the wholesaler or from wholesaler to retailer on listed price is known as trade discount। उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। जो डिस्काउंट लिस्टेड प्राइस के ऊपर मिलता है उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ओके। एंड कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, द डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय द सेलर, विच इज गिवन बाय द सेलर टू द परचेसर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। डिस्काउंट और कंसेशन गिवन, concession given by seller to buyer for making prompt payment is known as cash discount। Understood? Okay. Thereafter, after discount, important term is solvent and insolvent। solvent का मतलब क्या होता है, solvent, next important term is solvent। if a person's assets are more than liabilities, if the person's assets are more than liabilities, the person is called as solvent person। लाइबिलिटीज का मतलब है अगर आपके बिजनेस से जो देना है, किसी को पेमेंट करना है, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है, अगर आपकी लाइबिलिटीज आपके एसेट से कम है
तो वो पर्सन को क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट पर्सन. व्हेन पर्सन्स एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज, व्हेन एसेट्स आर मोर देन liabilities, when assets are more than liabilities or equal to liabilities, the person is called as solvent person. Understood? When person's assets are more than liabilities or equal to his liabilities, he is called as solvent person. Solvent person is financially sound. These persons are financially sound and is in a position to pay all his debt. लाइबिलिटीज का मतलब होता है डेब्ट. लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? डेब्ट. जितना भी पैसा आपको लोगों को देना है, आपके ऊपर जितने भी कर्जे हैं, वो सारी आपकी लाइबिलिटीज है. ओके. और इफ द पर्सन इज इन अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, अगर वो साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में है, दैट ही इज वेरी मच कैपेबल टू सेटल ऑल हिज डेब्ट, उसके सारे जो डेब्ट है, उसकी सारी जो लाइबिलिटीज है, वो सेटल करने की फाइनेंशियल पोजीशन उसकी है. That means he is in a sound financial position, so that person is known as solvent person. उसको क्या बोला जाता है? solvent person. For example, अगर एक पर्सन है जिसकी एसेट्स है 50 lakhs की और उसकी लायबिलिटीज है 20 lakhs की, मतलब are the assets are enough to settle the liabilities? Yes, definitely the assets are enough to settle the liabilities, क्योंकि उसके assets 50 lakhs की है और उसकी liabilities कितनी है? 30 lakhs की है. So it is possible for him to settle the liabilities from the assets. Assets से वो सारी liabilities, सारे debts वो settle कर सकता है. In this case, the person will be called as solvent person. Understood? The next concept is insolvent. Okay. Now what does it mean? Insolvent का मतलब क्या होता है? It is exactly opposite to solvent. Insolvent का मतलब क्या होता है? When liabilities are more than asset, when the person is not in a position to settle his debt, मतलब उसकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, उसके डेब्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं और उसकी एसेट्स, उसकी प्रॉपर्टीज, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, उसकी बिजनेस की एसेट्स, उसकी बिजनेस की प्रॉपर्टीज जो है वो कम गिर रही है, उसकी लाइबिलिटीज वो उसमें से सेटल नहीं कर सकता, तो वो बंदे को क्या बोलेंगे हम लोग? इंसॉल्वेंट. ओके. सो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन whose liabilities are more than assets. Whose liabilities are more than assets, that person will be called as insolvent person. Means he is not in a capacity to settle his debt. His assets are very less as compared to his liabilities. Liabilities से compare करें तो assets जब उसकी कम होती है, the person is not in a position to settle his debt, business debt उसमें से वो settle नहीं कर सकता. In that case, वो person को क्या बोला जाता है? Insolvent person. For example, the debts of the business are of 50 lakhs. Business की जो debt है, जो liabilities है, debt को बोला जाता है liabilities. तो जो लाइबिलिटीज है वो 50 lakhs की है और उसकी एसेट जो है वो 40 lakhs की है. सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 10 lakhs. हाउ ही कैन सेटल दैट? वो सेटल नहीं कर सकता. इन दैट केस दैट पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. ओके. अगर एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है तो वो पर्सन हो जाता है इंसॉल्वेंट. ओके. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज गुडविल. आगे की कंसेप्ट क्या है? गुडविल. कुछ अलग ही लग रहा है आपको ये नाम. गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है अ बिजनेस रेप्यूटेशन. बिजनेस का रेप्यूटेशन जिसका मनी वैल्यू कंसीडर होता है अकाउंट्स में, उसको बोला जाता है गुडविल. सो गुडविल मे बी डिस्क्राइब्ड एज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द बिजनेस. थोड़ा बुक में देखेंगे आप लोग तो बुक में थोड़ा उसका कंसेप्ट बड़ा है. मैं आपको उसको सिंपल फॉर्म में बताती हूँ. इट इज नथिंग बट गुडविल का मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ द बिजनेस रेप्यूटेशन. आप देखो जितने अच्छे अच्छे बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैकडोनल्ड्स. तो मैकडोनल्ड्स का नाम ही इतना अच्छा है. जैसे आप केक का अगर आप केक परचेस करने जाओगे तो सबसे पहले आपके सामने कौन सा नाम आता है? किस ब्रांड का नाम आता है? ऑफ कोर्स मॉन्जिनिस का नाम आता है. तो वो उनका एक नाम बन चुका है.
तो उनके नाम से ही वो जो गुड्स है, उनका जो बिजनेस है वो एक्सपांड हो जाता है। तो ये जो नाम उन्होंने कमाया है उसका मनी वैल्यू जो होता है उसको इन शॉर्ट क्या बोला जाता है? गुडविल। सो गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज नथिंग बट रेप्यूटेशन, it is nothing but reputation of business express in terms of money. Reputation of business expressed in terms of money, that is called as goodwill. Understood? Thereafter, very simple concept, next one is profit. ये तो आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? प्रॉफिट ही बोला जाता है। प्रॉफिट का मतलब है व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। इट इज वेरी सिंपल। ये आपने तो मैथ्स में भी पढ़ा है, 10th तक आप ये पढ़ते आए हो। प्रॉफिट कुछ नई चीज नहीं है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन cost price, the difference is called as, of course, profit. When the selling price is more than cost price, the difference is called as profit. For example, selling price is rupees 100 and cost price is rupees 40. In this case, profit is equal to 60. Very simple. Profit will be of rupees 60. Thereafter, after profit, of course, आपको तो आइडिया आया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज लॉस। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या रहेगा? लॉस। तो लॉस का मतलब भी आप भी इजीली बता सकते हो, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, दैट विल बी कॉल्ड एज लॉस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो उसको बोला जाता है लॉस। ओके, तो देखो लॉस का मतलब है loss when cost price is more than selling price, greater than selling price. For example, selling price is equal to rupees 100 and cost price is equal to rupees 120. In this case, therefore, loss is equal to, of course, rupees 20. यहाँ पे लॉस कितने का है? 20 रुपीज का लॉस है। अंडरस्टूड? सो आफ्टर लॉस द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज एसेट। एसेट का मतलब देखो क्या है, अभी हम लोग ने देखा भी उसको सॉल्वेंट में, इंसॉल्वेंट टर्म में एसेट आया था। एसेट का मतलब होता है बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको बोला जाता है एसेट्स। एसेट्स देखो, एसेट्स वेरी सिंपल। एसेट्स का मतलब है any physical thing or right owned that has monetary value is called as an asset. Any kind of physical thing that is owned by the business and which has a monetary value is called as an asset. The ownership of the asset must be with the business. For example, land, goodwill, patents, copyrights, furniture, plant, machinery, ये सब चीजें क्या होती है? बिजनेस की एसेट्स होती है। ओके, सो द फिजिकल थिंग्स और राइट owned that has a monetary value, जो भी फिजिकल थिंग्स बिजनेस की ओन है, बिजनेस की खुद की है। ओके, ये ओन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एनी फिजिकल थिंग ओन दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू, एनी फिजिकल थिंग ओन्ड, ये ओन बहुत जरूरी है। अगर आपका खुद का नहीं, आपने रेंट पे लिया हुआ है तो आप उसको अपनी एसेट नहीं बोल सकते। आपका प्रीमाइसेस खुद का नहीं है, आप रेंट पे लेते हो और उसमें आपका बिजनेस करते हो, तो वो प्रीमाइसेस आप अपने एसेट में शो नहीं कर सकते। सो एनी फिजिकल थिंग ओन दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू, और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है तो वो हो जाती है आपकी एसेट, इज कॉल्ड एज एसेट। अंडरस्टूड? जैसे मेरा शॉप खुद का है तो वो शॉप में अपने बैलेंस शीट में मतलब अपनी एसेट करके उसको शो कर सकती हूँ, क्योंकि
आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रीमाइसेस, क्योंकि मैं वो प्रीमाइसेस के ओनर हूँ, लेकिन रेंट पे लेती हूँ तो वो प्रीमाइसेस में मेरी एसेट नहीं बता सकती. So that own word is very important. Any physical thing which is owned by the businessman and which has a monetary value, जिसकी कुछ monetary value है, उसको बोला जाता है assets. Now there are types of asset. उसमें भी types में first वाला है fixed asset. Fixed asset का मतलब क्या होता है? Fixed asset, the asset which gives long term benefit to the business. तो उसको बोला जाता है एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस एंड विच हैज मॉनेटरी वैल्यू, एंड उसके आगे और मैं जोड़ दूंगी विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस, दैट एसेट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट. मतलब ये उसमें आएगा ही, एनी काइंड ऑफ फिजिकल थिंग ओन्ड बाय द बिजनेस विच हैज मॉनेटरी वैल्यू is called as asset, but any physical thing owned by the business which has monetary value for long benefit for longer period of time, that is called as fixed asset. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? fixed asset. जो long time के लिए हम लोग asset physical thing को own करती है business, उसको बोला जाता है fixed asset. Okay, the asset which gives long term benefit to the business. तो ये बहुत जरूरी है, asset gives long term benefit. assets का मतलब उसमें आएगा ही assets which gives long term benefits. ये एक्स्ट्रा थिंग उसमें ऐड हो गई. long term benefits to the business is called as fixed asset. For example, land, building. देखो बार बार थोड़ी ना खर्चा करेंगे इसके ऊपर, एक बार किया तो बहुत सालों तक अपने बैलेंस शीट में रहेगा, अपना बिजनेस का रहेगा, ओन्ड है तो अपना ही है. लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसके ऊपर हम लोग बार बार खर्चा नहीं करते. दीज आर द फिजिकल थिंग्स विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस एंड विच हैज मॉनेटरी वैल्यू. वी आर गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो दीज आर कॉल्ड एज अवर फिक्स्ड एसेट. दूसरा उसमें टाइप है करंट एसेट. तो करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब तो उसमें है ही एसेट विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर. वो ऑपरेटिंग ईयर के लिए है तो उसको बोला जाता है करंट एसेट्स. द एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली आर कॉल्ड एज करंट एसेट. ओके, हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर, हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर. ऑपरेटिंग ईयर के लिए जो एसेट्स आपने होल्ड की हुई है, ओके, उसको क्या बोला जाता है? करंट एसेट्स. एंड उसमें और एक चीज है, एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बोला जाता है करंट एसेट. फॉर एग्जाम्पल डेटर्स. डेटर्स मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट. डेटर्स का मतलब होता है जिनके पास से पैसा आना है, तो आप इजीली उनके पास से पैसा मांग सकते हो. तो डेटर्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. ओके, दूसरी एक चीज आती है इसमें, बिल्स रिसीवेबल. दिस कंसेप्ट इज वेरी मच न्यू टू यू. बिल्स रिसीवेबल, इट्स अ प्रॉमिसरी नोट जो आप इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, सो बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, आपका जो कैश, लिक्विड कैश हाथ में है जिसको बोला जाता है कैश इन हैंड. आपका बैंक बैलेंस, कभी भी आप पैसा बैंक से निकाल सकते हो, तो आपका बैंक बैलेंस भी कंसीडर होता है आपकी करंट एसेट. सो जो एसेट ऑपरेटिंग ईयर के लिए होल्ड की जाती है और जिसको इमीडिएटली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं करंट एसेट. ओके, thereafter there is one more new type. वो आपको इतना डीपली अभी नहीं समझ में आएगा. फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? fictitious asset. Okay, fictitious assets are not represented by tangible possessions or property. They are imaginary asset. आप इतना ध्यान में रखो, ये क्या होती है? Imaginary asset. These assets are called as imaginary assets.
Okay, imaginary assets but which do not have any realizable value. These are not the real asset. ये real assets नहीं है, उसको आप it is not having any physical existence, उसको physical existence नहीं होता है, imaginary assets होती है ये, तो that's why it is called as fictitious assets. इसके examples है fictitious assets के advertisement expenditure, heavy advertisement expenditure, it's called as fictitious assets. Preliminary expenses is called as fictitious assets. Okay, जो खर्चे आपने ये साल में किए हुए हैं लेकिन उसको वो खर्चे ऐसे नेचर के हैं जिसका बेनिफिट्स आपको आगे, और जैसे थोड़ा सा मैंने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टर्म में एक्सप्लेन किया ना, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो टाइप के होते हैं ना वो सारे फिक्टिशियस एसेट्स में लिखते हैं, उसको कंसीडर किया जाता है. अनरिटर्न ऑफ पोर्शन ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज समहाउ कंसीडर्ड एज फिक्टिशियस एसेट. Understood? So fictitious assets are not represented by any tangible possession or property. These are the huge expenditure made by the firm and the firm is going to get benefit of these expenditure for more than 1 year. मतलब ये ऐसे भी नहीं है कि लॉन्ग पीरियड के लिए उसका बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसे भी नहीं है कि वो करंट एसेट में करंट ईयर में ऑपरेटिंग ईयर में एग्जॉस्ट होने वाले हैं, ऐसे भी नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे खर्चे इसका बेनिफिट आपको बहुत सालों के लिए आगे 4 से 5 सालों के लिए आगे होने वाला है. बहुत सालों के लिए नहीं बोल सकते हम लोग, 4 से 5 सालों के लिए जिसका बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला है, तो उसका जो अनरिटर्न ऑफ पोर्शन होता है ना वो फिक्टिशियस एसेट करके ट्रीट किया जाता है. ओके, देयर आफ्टर आफ्टर एसेट देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, लायबिलिटीज. लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? देखो, लायबिलिटीज मतलब डेट्स ऑफ द बिजनेस. डेट, जो पैसा बिजनेस ने देना है, दूसरों को देना है, लोन लिया है, लोन विल बी कंसीडर एज लायबिलिटी. किसी के पास से गुड्स क्रेडिट पे लिए हैं, उसको पैसा देना बाकी रह गया है, दैट विल बी कंसीडर एज लायबिलिटी. सो अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लायबिलिटी. इट्स अ वेरी सिंपल मीनिंग. लायबिलिटी का मतलब क्या है? अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू अदर is known as liability. Amount payable by business to other is known as liability. For example, इसमें देखो, for example हम लोग जिनसे गुड्स परचेस करते हैं क्रेडिट पे, तो वो हो जाते हैं अपने क्रेडिटर्स. ऐसे देने हैं इनको. आपने लोन लिया बैंक से, तो बैंक लोन, that will be your liability. Okay. और लायबिलिटी में आता है किसी के आउटस्टैंडिंग वेजेस है, पैसा देना रह गया वेजेस का, सैलरी का, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस व्हाटएवर एक्सपेंडिचर दैट रिमेन्स टू बी पेड, पैसा पे करना बाकी रह गया है, तो वो सारे खर्चे आते हैं आउटस्टैंडिंग करके. ओके, सो फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर दैट ऑल एक्सपेंसेस विच आर outstanding are considered as your liability. जो देना रह गया है वो सब क्या होती है? आपकी liabilities होती है. Understood? So these are the basic important terminologies that we are supposed to learn in this particular bookkeeping syllabus. ये बेसिक टर्म्स है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इसको आप अगर प्रॉपरली लर्न करोगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपको आगे जाके हर चीज में, हर अकाउंट्स में ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. ये इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो लर्न करना एट द प्राइमरी स्टेज इट इज वेरी नेसेसरी फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर.